नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हमारे साथ हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव के प्रत्याशी संतोष मिश्रा जी, जिनसे हम होने वाले चुनाव पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके मनोज तिवारी टॉक शो को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत जी शुक्रिया। सर सबसे पहले हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक है, वो ये जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ है उससे आप कितना सहमत हैं? अब संशोधन तो देखिए होना चाहिए समय के अनुसार, क्योंकि एक ही बाइलाज जो बना था बहुत पहले ही बना था। हमें जहाँ तक ध्यान है कि 2008 में मॉडल बाइलाज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने दिया, जिसके अनुक्रम में हम लोगों ने आम सभा से प्रस्ताव पास करके और मॉडल बाइलाज को एडॉप्ट किया। वही बाइलाज 2008 से लगातार अभी तक चला आ रहा है। तो समय के अनुसार चूंकि संख्या बढ़ गई अधिवक्ताओं की और परिस्थितियां बदल गई, सुविधाएं बदल गई, तो उस परिस्थिति को देखा जाए तो अमेंडमेंट जरूरी है। और अमेंडमेंट चूंकि 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग आम सभा से होता है, सेक्रेट बैलेट से। क्योंकि ये जो मॉडल बाइलाज है इसमें जो अमेंडमेंट 2008 में हुआ उसमें सेक्रेट बैलेट से वोटिंग का प्रावधान है। पहले क्या कि हाथ उठा करके आम सभा में पास हो जाता था। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कितना इस अमेंडमेंट को लेकर के बवाल हुआ, आम सभा हुआ और तमाम तरह की बातें आई जो मंच के माध्यम से या जहाँ भी सब जानकारी। सर हाल ही में जो संशोधन हुआ है उसके मुताबिक वो 5 साल में जो लोग मुकदमा दर्ज कर पाएंगे वही लोग वोटर होंगे। तो ऐसे में आपकी जो आने वाली नई कार्यकारिणी होगी उसमें कोई संशोधन किया जाएगा या फिर इसी को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर समझ में आता है कि कोई ऐसा रूल्स उसमें हमें लगता है कि गलत है तो उसको फिर हमको इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा और सेक्रेट बैलेट से वोटिंग कराना पड़ेगा, तब अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो ये मुझे लगता है कि कुछ एक ही फैसले पर 2 जज अलग अलग फैसला सुनाते हैं, तो ऐसे में जो है कि जज जो है अपने स्वविवेक का क्या गलत उपयोग करते हैं? नहीं, स्वविवेक जो कि प्रत्येक जज का अलग अलग विचार है, सोचने की। जो हमारा न्यायाधीश है उस पर हम लोग विश्वास करते हैं, उसको हम लोग भगवान की का दर्जा देते हैं। अगर दूसरा जज को लगता है कि नहीं, यहाँ जो दूसरा हमारा ब्रदर जज ने फैसला दिया है उसमें अगर कोई अपना दिमाग अप्लाई करता है, ऐसा नहीं है कि वो स्वविवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो उससे वो क्योंकि न्याय है ना। अब निर्णय में अगर हमको लगता है गलत, हम ऊपर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे। जी सर, आप अपने जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं महासचिव पद के लिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? महासचिव पद का मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा ये चौथा चुनाव है महासचिव पद पर कंटेस्ट करते हुए। मैं एक बार 2010 में ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पद पर चुनाव जीता था। साल भर का कार्यकाल यहाँ के लोगों ने देखा है। मैं चुनाव क्यों लड़ा, मुझे कुछ न कुछ जो अधिवक्ताओं के बीच रहते हुए समस्याओं की जानकारी हुई, जिसके निराकरण के लिए आए दिन हम जाते रहते थे। कुछ समस्या का समाधान होता था, नहीं होता था। मुझे लगा चुनाव लड़ करके, जीत करके मैं काफ़ी कुछ अपने अधिवक्ता भाइयों की मदद कर सकता हूं। इस उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ा। जो समस्याएं मुझे अभी फिलहाल दिख रही है, तो पहली तो सबसे जो मेडिकल की सुविधा हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए नहीं है, उनके परिवार के लिए नहीं, आश्रितों के लिए नहीं है। इसके लिए मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो पहला मेरा एजेंडा होगा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ करके या अपने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जो फंड है उसको देखते हुए कैशलेस कार्ड की व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और वह कैशलेस कार्ड अपोलो और मेदांता तक में मैंने एप्लीकेबल हो। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अधिवक्ताओं के बीच रहे, तो कई सारी समस्याओं की जानकारी आपको हुई, तो ऐसी कौन कौन सी समस्या अब जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की समस्या सबसे बड़ी जो समस्या आज के डेट में हमारे अधिवक्ता भाई, मुझे बहुत कष्ट होता है कि हम पुल के नीचे चाय की दुकानों पर अपने हम क्लाइंट को डील करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे माननीय उच्च न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भी ध्यान देना चाहिए। दोनों को मिल करके और इस सीटिंग अरेंजमेंट जो कि हम मजबूर होते हैं कि हम कहीं कुर्सी रख लें, कहीं मेज रख लें, ऐसी परिस्थिति न पैदा हो कि हम टिन शेड लगाएं और कुर्सी और मेज रख करके, ऐसी हमको सुविधा देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अच्छे ढंग से हम न्यायालय में तभी अपनी बात रख पाएंगे जब हमको सही जो है माहौल मिले, हमारे क्लाइंट आए। क्लाइंट को जो अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, सबसे बड़ा विरोध हमारा है कि क्लाइंट को चेंबर तक जाने की अनुमति दिया जाए। सर जो अधिवक्ताओं को सुविधा मिलनी चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नहीं मिलती है,
सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पार्किंग हो गई, ये जो पार्किंग। समस्याएं हो गई, इनके वादे तो हर कोई करता है लेकिन कोई भी इन्हें पूरा नहीं कर पाता है, तो आप इन्हें कैसे पूरा कर हम पाएंगे? पूरा इसलिए करेंगे कि मैं काफ़ी त्रिभुवन उपाध्याय हॉल, ओल्ड बिल्डिंग और भी तमाम जो बैठने की व्यवस्था है, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि इसमें तमाम ऐसे चेम्बर्स हैं जो खाली पड़े रहते हैं, जी। और उसकी कहीं ना कहीं अलॉटमेंट कमेटी है, उसके चेयरमैन है, उनसे मिल करके बैठ कर बात कर, अगर जो चेम्बर्स खाली हैं उनके हमारे जो अधिवक्ता वर्ग जो जिसको आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी अधिवक्ता हमारा बाहर नहीं बैठेगा, सबको चेम्बर और सीट मिल जाएगी। और अभी फिलहाल हो सकता है कि साल या 1.5 साल में तो और भी समस्या का समाधान हो जाएगा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है अधिवक्ताओं के बैठने के लिए और पार्किंग के लिए, तो उसमें काफ़ी लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो जी। बैठने की व्यवस्था प्राथमिकता है हमारी कि सबको बैठने की, सभी अधिवक्ता भाई जो हमारा सदस्य है उसको एक कुर्सी और टेबल बार प्रोवाइड करे, हाईकोर्ट प्रोवाइड करे, चेम्बर्स दे, ये मेरी प्राथमिकता है। जी। तो यहाँ पर रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। 10+2 के बाद कैरियर की चिंता समाप्त। आइए मैं बताती हूँ। इंजीनियरिंग और मेडिकल में लगातार 20 सालों से टॉपर एवं सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान पांडे क्लासेस में आईआईटी, नीट और 11th का टारगेट बैच शीघ्र प्रारंभ। अपनी सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें पांडे क्लासेस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सर सबसे पहले अब ये बताइए कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं या फिर जो आने वाले अधिवक्ता हैं उनकी सुरक्षा के लिए या फिर जो नए अधिवक्ता आएंगे उनके लिए आप ऐसे कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं जो उनके हित में होंगे? पहले तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा सबसे बड़ी अहम विषय है, और इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में विचाराधीन है, काफ़ी मध्य प्रदेश सरकार और ने सरकार लागू कर चुकी है, ड्राफ्ट बन चुका है, लेकिन क्या बात है कि वो बिल पेश नहीं हो रहा है। तो मैं जीतने के बाद पहली प्राथमिकता होगी कि बिल उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके पेश करा के उसको पास कराना। इससे क्या कि जो अधिवक्ता की सुरक्षा की व्यवस्था है वो उसका हल निकल जाएगा। दूसरा, जूनियर अधिवक्ताओं की स्टाइपेंड के लिए मैं भी विचार करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से, चूँकि ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की बात है, हम तो एक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव जीतेंगे, तो हम अपने सदस्यों के लिए तो कुछ हम अरेंजमेंट बार के द्वारा अगर संभव हुआ तो करूंगा ही, लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को, जो जूनियर अधिवक्ता कम से कम 5 साल तक, उनको स्टाइपेंड मिले और उनको और भी जो सुविधाएं मैं दे सकता हूं दूंगा, मैं अपनी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी जो भी संभव होगा। सर जो अधिवक्ता होते हैं अक्सर वो देखा जाता है कि वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसे जो अधिवक्ता हैं क्या आपको नहीं लगता है कि उन्हें चिन्हित कर देना चाहिए? प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ ऐसा तो सब अधिवक्ता हैं। यहाँ बार बार बात आती है कि अधिवक्ता हैं तो वो, भाई अधिवक्ता हैं तो वो, अगर ऐसा है, अगर प्रोफेशन उनका है कि वकालत करना, वकालत के बियॉन्ड अगर कोई कंप्लेंट आती है तो इसके लिए हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश संस्था बनी हुई है, वहाँ शिकायत होती है, वहाँ डिस्पोजल होता है, निर्णय होते हैं। सर आपको नहीं लगता ये जो कार्यकाल होता है इसको 1 साल की जगह बढ़ा देना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का कर देना चाहिए? कार्यकाल की जो समय है वो बहुत अवधि कम है इसकी। बहुत कम है, क्योंकि जैसे चार्ज लेता है आदमी, साल भर बीतते देर नहीं लगती है, तो अवधि बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब ये मैं भी नहीं समझ पाता, चाहता मैं भी हूँ, सब लोग चाहते हैं, चर्चाएं होती हैं, क्यों नहीं हो पाता है। अभी अमेंडमेंट हुआ, क्यों नहीं 2 साल कर दिया गया, और ये पूरे प्रदेश में बार एसोसिएशन साल भर की है। उसका रीजन भी है कि अगर कोई अच्छी कार्यकारिणी आ गई तो बहुत अच्छा, अगर खराब कार्यकारिणी आ गई तो उसको साल भर ही बिता पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कभी कभी लगता है कि नहीं, साल भर ठीक है। सर सबसे पहले अगर आप महासचिव चुन लिए जाते तो सबसे पहले जो कदम होगा आपका, जो आपकी नीति है या जो भी आप काम करेंगे, वो कौन से मुद्दे पे काम करेंगे आप? पहला मेरा मुद्दा होगा कि अधिवक्ताओं का सम्मान, उसके लिए चेम्बर्स अधिवक्ताओं को मिले। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी के लिए कैशलेस कार्ड या ग्रुप इंश्योरेंस, जो भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा संभव हो पाएगा। मैं मेडिकल पे, दूसरा हाईकोर्ट कैंपस में एक अस्पताल होना चाहिए, जो इतनी बड़ी परिवार है हमारा हाईकोर्ट और वहाँ की कर्मचारी, कि वहाँ एक मतलब एम्बुलेंस तक नहीं है कि जिससे अभी इमीडिएट कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम जो है तुरंत उनको सुविधा मुहैया करा सके, तो एक हम व्यवस्था करेंगे। दूसरा, ये जो मेडिकल क्लेम का हो गया। दूसरा, लिस्टिंग समस्या, सबसे बड़ी समस्या NIC
एनआईसी या तो बंद हो जाएगा, और अगर रहेगा तो हमारे अनुसार चलेगा। मुकदमा अगर आज लगा है 100 नंबर पे तो कल 150 पे नहीं आएगा, अगर नहीं हो पाया तो 50 पे आएगा। जी। अभी क्या है कि मुकदमे लगते हैं, हो नहीं पाते हैं, 6-6 महीने बाद नंबर आते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं जीतने के बाद पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि लिस्टिंग की समस्या दूर हो, मुकदमे का निस्तारण हो, जी। 6-6 महीना साल भर न लगे, एनआईसी या तो व्यवस्था बंद कर दी जाए, और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से मिल करके, और जजेज समय से बैठें, 10 बजे बैठें, 1 से 2 लंच। यहाँ हमारे यहाँ तमाम न्यायमूर्ति लोग हैं, लंच में बैठते हैं, 11 बजे बैठते हैं, ठीक है बैठिए, लेकिन जी। नोटिस बोर्ड पे चस्पा करिए कि मैं 11 बजे बैठूंगा। जी। पता चले मेरा नंबर 1 नंबर पे है, 10 बजे मैं इंतजार कर रहा हूँ, जज साहब 11 बजे आएंगे, दूसरे जगह मैं मुकदमा चला गया। जी। जी। इस तरह की समस्याएं बहुत हैं। अधिवक्ता हित में मैं लगातार लड़ता रहता हूँ, लड़ूंगा, और जो भी मैंने अधिवक्ता हित की लड़ाई होगी, और जो मुझसे मैंने 2-3 बातें जी। बताई, लेकिन और बहुत सारी समस्याएं हैं। सर, महासचिव का जो चुनाव है इसमें 50 लाख रुपए या फिर इससे ज्यादा भी खर्च हो जाता है, लेकिन क्या इसकी रिकवरी हो पाती है उसी तरह से? ऐसा कुछ नहीं है। अब बात तो बहुत लोग कहते हैं कि 50 लाख, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और रिकवरी क्या होगी? रिकवरी तो वकील हैं। अभी आपने कहा प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ जाएंगे, तो क्या कर लूँगा? मैं महासचिव हो जाऊँगा तो मैं अपने हाई कोर्ट के कैंपस में रहूँगा, और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय या जजेस से मिल करके अपने अधिवक्ताओं की समस्याओं निपटाने में साल बीत जाएगा, पता नहीं। से रिकवरी का मुकदमे जैसे पहले करते हैं अभी भी मैं करूँगा। ये तो पैसे फीस लोग कहते हैं बढ़ जाती है, देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सर, आप महासचिव के रूप में अगर आप देखना चाहें कि अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप किसको देखना चाहेंगे? अध्यक्ष, देखिए चुनाव होगा, मैं महासचिव पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। अध्यक्ष जो लोग हैं अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी अधिवक्ता वर्ग जिनको भी चुनाव जिताएगा वो उनके भी अध्यक्ष रहेंगे, मेरे भी अध्यक्ष रहेंगे। तो मैंडेट जो मिलेगा उसका मैं भी सम्मान करूंगा, वो मेरे अध्यक्ष रहेंगे, और मैं उनसे मिल के तालमेल बैठा के कोशिश करूंगा कि जो मेरी विचार है उसको अपने अध्यक्ष महोदय के साथ। 3 नाम सामने आए हैं, IK चतुर्वेदी, CP उपाध्याय और अतुल पांडे, तो आप इनमें से किसको देखना चाहेंगे? हम तो, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं भाई। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी लोग, काफ़ी लोग चुनाव और भी लड़ रहे हैं। 3 नाम आपने बताया, अच्छी बात है। मैं अगर महासचिव के साथ लड़ते हुए मैं किसी का तो प्रचार कर नहीं सकता। जी। सर, आपका साथ यहाँ पे आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने अधिवक्ताओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अधिवक्ता कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुने जो उसके सुख दुख में हमेशा लड़ता चला आ रहा है। जी। पिछला बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं चुनाव करते समय ऐसी गलती हो जाए जिससे कि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत जाए जो कभी आपके आंदोलन में, कभी किसी जगह आपके सामने न आया, और जो अभी आपने धन बल यहाँ हाईकोर्ट में जो चल रही है कि हम बड़े तो हम बड़े, तो इससे मैं अधिवक्ता भाइयों से मैं यही निवेदन करूँगा, मैं बार बार अनुरोध करूँगा कि बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लें और ऐसी कार्यकारिणी का चयन करें। अगर बार मजबूत होगा तो निश्चित रूप से बेंच का मनमानापन नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या है बेंच इस समय मन तानाशाह हो गई है, जो चाहती है जिस अधिवक्ता को कुछ भी बोल देती है उसको, उसका अगर मैं सम्मान करता हूं तो मैं भी अपना सम्मान पाना चाहता हूं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से। तो यह तभी संभव होगा जब हमारे अधिवक्ता भाई बहुत सोच विचार करके ऐसे व्यक्ति को अपने पटल पर रखें और इसका करें कि पिछले साल, 2 साल, 4 साल जब भी मतलब उनके बारे में अध्ययन बखूबी कर लें और उस हिसाब से वोट दे, तो निश्चित रूप सर, से। जैसा कि आपने अभी बार बेंच का अभी आपने बताया, तो कहा यह भी जाता है कि बार और बेंच का जो है सामंजस्य नहीं हो पाता है, तो हाँ। ऐसा क्यों होता है? आपको इसका क्या कारण लगता है? इसका कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारी बार मजबूत नहीं हो पाती है। बार को मजबूत करना होगा। अगर बार मजबूत होगी तो हमारी बेंच, इसीलिए आखिर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन गठन क्यों किया गया, इसी पर अंकुश लगाने के लिए। अगर हमारी बेंच हमारी बात नहीं सुन रही है, उसके हमारे भी फोरम हैं, आम सभा है, गवर्निंग काउंसिल है, इसकी बैठकें बुला करके और इनसे वार्ता करके अगर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक रथ के 2 पहिए हैं। मैं कह रहा हूं कि एक पहिया हम भी उसमें हैं, हमारा आप सम्मान नहीं करें, मैं आपका सम्मान करते जा रहा हूं। तो आखिर कहीं ना कहीं ये जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, ये आखिर क्यों? उतना ही हकदार हम भी हैं जितना आप हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि बार और बेंच का सामंजस्य बनना चाहिए। बनाने के लिए हम ही हाईकोर्ट बार के जो भी महासचिव या अध्यक्ष होंगे मिल करके
और सामंजस्य स्थापित करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं थोड़ा समय देना होता है चीफ जस्टिस महोदय से बात करके, और सारी समस्याओं का समाधान। मैं तो महासचिव अगर जीतता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा यही प्रयास रहेगा कि अधिवक्ता का सम्मान न गिरने पाए, और अधिवक्ता एक सम्मानजनक पेशा है, और इस अधिवक्ता पेशा को जो भी मान सम्मान के लिए मुझे लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। और इसके धन्यवाद आपको और सभी अधिवक्ता भाइयों को मैं इस 9 वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। संतोष जी, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव पद के प्रत्याशी संतोष मिश्रा जी, जिन्होंने हमें बताया कि यदि वो महासचिव चुने जाते हैं तो अधिवक्ताओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी मेडिकल हेल्थ के लिए वो क्या क्या मुद्दों पर काम करेंगे, कैसे करेंगे, और अपना सारे फैसलों के बारे में हमें बताया। ऐसे ही हम कई सारे गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।